वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सभी बिहार बोर्ड के विद्यार्थी जो अंग्रेजी माध्यम के जो हिंदी माध्यम से हैं सभी का स्वागत है। और मैं ये पूरा आपके इंटरमीडिएट एग्जाम 2021 का फिजिक्स का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ, प्लस इसका एनालिसिस साथ साथ में हम लोग करेंगे कि किस चैप्टर से कौन से अध्याय से कितने अंकों का प्रभार, कितना वेटेज जो है न्यूमेरिकल्स का है, कितना वेटेज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, कितना डेरिवेशंस हैं और कितना कंसेप्चुअल पार्ट है जो सैद्धांतिक प्रश्न है। तो इन सब का एनालिसिस हम करने वाले हैं, साथ साथ में प्रश्न पत्र को यानी पेपर को भी हल करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हिंदी भी रहेगा, अंग्रेजी भी रहेगा, भाषा का मोड दोनों रहेगा। हिंदी वालों को भी समझ में आएगा, अंग्रेजी वालों को भी समझ में आएगा। तो ये है बच्चों आपका पेपर 3 घंटे 15 मिनट के लिए, जो होने वाला है 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाले पेपर्स में आपके एग्जाम में 70 नंबर का रहेगा 2021 एनुअल एग्जाम के लिए। 70 प्लस 20 प्लस 6 कुल प्रश्नों की संख्या जो है इसमें है 96 क्वेश्चंस आर देयर। So candidates are required to give answers in their own words as far as practicable या practicable। तो परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट्स फुल मार्क्स। दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करता है, यानी कितने मार्क्स का वो पेपर है, क्वेश्चन है वो बताता है। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है जिससे कि आप प्रश्न पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ लें। इसमें जो सेक्शन है, 2 ही सेक्शन है बच्चों, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको 70 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से आपको सिर्फ 35 प्रश्न करने, 35 ओनली, यानी 50% आधे करने हैं। ज्यादा अगर आपने किए 35 से ज्यादा तो सिर्फ पहले जो 35 है सिर्फ वही चेक होंगे, बाकी चेक नहीं होंगे। हर एक प्रश्न सही करने का आपको 1 नंबर मिलेगा। और इसके लिए आपको ORS या OMR बोलते हैं, उसको दोनों बोलते हैं, ORS OMR। ये आंसर शीट एक अलग से कागज मिलेगा जिसे आपको भरना है। जैसे LN में जब एग्जाम होते हैं तो आपको देते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। कोई भी वाइटनर आप यूज नहीं कर सकते हैं, लिक्विड या फिर ब्लेड या नाखून से खुरच नहीं सकते हैं OMR आंसर शीट पर, नहीं तो आपका रिजल्ट इनवैलिड हो जाएगा। नहीं, आपको सावधानी से भरना है। तो सेक्शन बी में जो है 20 सवाल हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। हर एक सवाल 2 नंबर का है, जिनमें से आपको केवल 10 सवाल करने हैं। और इसके अलावा 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, जो हर एक 5 नंबर का, और उनमें से आपको केवल 3 सवाल करने हैं। तो इस तरह से ये आपका पूरा पेपर है। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग पूर्णतया वर्जित है, तो कुछ वहां पर एग्जाम में आप नहीं ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए के क्वेश्चन देखते हैं। 70 सवाल हैं जिसमें से आपको 35 करने हैं। तो पहला प्रश्न है, आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज प्लेन कंडक्टर। तो कोई भी कंडक्टर अगर चार्ज है और उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसके पास, प्लेन कंडक्टर के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। हाँ, अगर ये चालक नहीं होता, कुचालक होती, चादर होती, कुचालक चादर होती या आवेश की चादर होती, तो उस स्थिति में ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो होता है। तो वैसे ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है। हालांकि दोनों ऑप्शन यहाँ मौजूद है। चार्ज प्लेन कंडक्टर लिखा है, कंडक्टर लिखा है, तो उसमें 2 सतह होती हैं बच्चों। जहां कंडक्टर लिखा है, गौर करें, 2 सतह होती हैं। इस वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो मिलकर ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो बनता है। तो ये स्थिर वैद्युतिकी से है और ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड है। तो 1 नंबर का कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ साइमल्टेनियसली मैं लिखता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंसेप्चुअल क्वेश्चन में 1 अंक। तो इस तरह से हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं बच्चों। ये मैंने चार्ट ड्रॉ कर दिया है, थ्योरी, डेरिवेशन, कंसेप्चुअल, न्यूमेरिकल, टोटल, और ये आपके चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, ये यूनिट वाइज चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो E और V के बीच जो सही संबंध होता है, ये थ्योरी में हम पढ़ते हैं, ये होता है माइनस dV/dr। तो पुनः जो है पहला ही उत्तर सही है।
तो E होता है माइनस dV बाय dr, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल V। और ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है क्वेश्चन, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से थ्योरी में 1 मार्क, और ऐसे जोड़ते चलेंगे आगे जितने भी मार्क्स आएंगे। तीसरा सवाल है 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युत धारिता होती है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 किलोमीटर इज। तो हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों आर बाई के। ओरल क्वेश्चन है, लिखकर करने की आवश्यकता नहीं है। आर बाई के सी इक्वल टू होता है आर बाई के। अब आर 9 किलोमीटर है तो 9 इंटू 10⁻³ और के जो होता है 9 इंटू 10⁻⁹, तो 9 9 कट गया और ऊपर 10⁻³ नीचे से 9 ऊपर आएगा तो बचेगा 6, यानी 1 माइक्रोफैरेड। फिर से ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर पार्ट से, और ये है न्यूमेरिकल। ठीक है, इसको हम न्यूमेरिकल की कैटेगरी में डालेंगे, तो न्यूमेरिकल 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता होता है। ओके, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन 0 A by D होती है, और अगर इसमें मीडियम इंट्रोड्यूस कर दे तो एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A by D होती है। पुनः पहला ही उत्तर सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से और इट इज बेस्ड ऑन थ्योरी। सीधे हम फॉर्मूला का तैयार करते हैं। 1 मार्क हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्टमीटर का प्रतिरोध V के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G बच्चों आप जानते हैं कि ये 100 ओम की कोटि का होता है, इट इज अराउंड 100 ओम द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। एंड रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर ये बहुत ज्यादा होता है, किलो ओम होता है, तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से बहुत ज्यादा होता है। तो फिर से ऑप्शन ए सही है फिफ्थ का, यानी अभी तक तो सब में आंसर ए ही आ रहा है। और यह है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म से ये प्रश्न है, तो 1 अंक का। हालांकि कई जगह इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में से माना जाता है, पर एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये मैग्नेटिज्म में से है और ये कंसेप्चुअल है, इट इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स, तो हम यहां जाएंगे कंसेप्चुअल में। कुछ लोग इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी से मान सकते हैं, पर सिलेबस में ये मैग्नेटिज्म में पढ़ाया जाता है, मूविंग चार्जेस। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्लाइड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट जो है बच्चों वो मीटर ब्रिज है, तो इसका सही जवाब है मीटर ब्रिज, तो 6 का सी। और ये जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं कहूंगा मैं इसको कहूंगा थियोरेटिकल क्वेश्चन, बिकॉज थ्योरी में पढ़ाया जाता है प्रिंसिपल क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है, बोले मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, तो मीटर ब्रिज आधारित होता है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर, यानी प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में थ्योरी में से 1 नंबर। नेक्स्ट है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रॉ होता है, हम फॉर्मूला जानते हैं, रॉ इक्वल टू आर ए बाय एल। तो उसके बाद भी ये लंबाई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी लंबवत काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ये आपको पता है। विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर जो है ए बी सी डी में जो सही जवाब है बच्चों वो है नेचर ऑफ मटेरियल। तांबे के लिए अलग होगा, लोहे के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा। ठीक वैसे जैसे यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो भी लंबाई चौड़ाई इस पर डिपेंड नहीं करता। तो 7th का डी, और ये है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युतिकी से ये है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल मैंने गलत कर दिया, तो मैं कंसेप्चुअल में 1 नंबर जोड़ता हूं। अगला प्रश्न, किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है। तो बिंदु नियम ये करंट लॉ को बोला, जंक्शन लॉ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज कंजर्व्ड इन किरचॉफ्स पॉइंट रूल, जंक्शन लॉ को कहते हैं बच्चों। तो इसमें आवेश संरक्षित रहता है, आपको पता होना चाहिए।
तो करेक्ट आंसर इज चार्ज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 8th का बी, और ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी से कंसेप्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर इज। तो ये जो सॉल्व एग्जांपल है उसमें दिया हुआ है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से चलता है धारावाही चालक के अंदर। तो गति त्वरित होनी चाहिए, पर एक रूप से देखा जाए तो औसत यूनिफॉर्म लेने पर एवरेज मोशन वो करता है, अदरवाइज एक्सेलरेटेड होनी चाहिए थी। तो इसमें हम ऑप्शन सी को सही बनाएंगे। तो ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से कंसेप्चुअल। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ में जो शक्ति होती है P वो होता है V²/R। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ये सीधा थ्योरी में हम फॉर्मूला पढ़ते हैं बच्चों। तो न्यूमेरिकल भी नहीं है ये, कंसेप्चुअल भी नहीं है, ये है थियोरेटिकल, करंट इलेक्ट्रिसिटी से थियोरेटिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो ये इसको हम चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं, आपको पता होगा। तो F=Q टाइम्स V×B होता है, B×V लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, दिशा बदल जाती है, माइनस साइन आ जाता है। तो Q टाइम्स V×B, ऑप्शन बी सही है। और ये सीधे थ्योरी में हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो थ्योरी का क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म में। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट बच्चों वेबर होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट इनटू मीटर, और मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई जो है चुंबकीय फ्लक्स की वो है वेबर। तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन वगैरह सब कुछ है थ्योरी, इसमें यूनिट वगैरह सब हम किस में लेंगे, थ्योरी में लेंगे। जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक है। तो जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है, पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ओनली, तो हम जानते हैं कि धारा एवं वोल्टता के मध्य, करंट और वोल्टेज के बीच जो फेज एंगल होता है वो 0 होता है, तो cos फाई cos 0 1 हो जाता है। तो शक्ति गुणांक होता है अधिकतम, यानी पावर फैक्टर बिकम्स 1 रेजिस्टेंस ओनली के। तो ये EMI AC यानी AC का क्वेश्चन है 1 नंबर का, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन है कंसेप्चुअल, 1 नंबर, 1 नंबर कंसेप्चुअल। प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान होता है बच्चों, वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, वैसे कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं जो लिखा है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू V0/√2 होता है पीक करंट का 1/√2 टाइम्स। तो ऑप्शन सी सही है। तो ये AC से क्वेश्चन है और डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी में हमें इसको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। 1 अंक। और इसमें भी मैं अगर डिस्टिंग्विश कर दूं, ऊपर नीचे लिख चलो चलने तो EMI AC ऐसे चल रहे, AC और EMI को हम साथ में चलाएंगे, एक ही यूनिट है। एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई L मीटर और ज्यामितीय लंबाई LG, अच्छा मैग्नेटिक लेंथ LM, L सबस्क्रिप्ट M, ज्यामितीय लंबाई LG के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है। Which of the following is the correct relation between geometric length and magnetic length। बच्चों मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ से थोड़ी कम होती है और ज्योमेट्रिक लेंथ ज्यादा होती है, तो ये तो गलत होगा, ये सही है। ज्योमेट्रिक लेंथ बटा मैग्नेटिक लेंथ 6/5 दोनों बराबर नहीं होती हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो चुंबकत्व से यानी मैग्नेटिज्म से ये क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, या थ्योरी में थ्योरेटिकल भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि थ्योरी में इसको हम पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म से थ्योरेटिकल क्वेश्चन। यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डेल्टा नमन कोण हो, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है।
Which of the following is correct for Earth's magnetic field? If BH is horizontal component, करेक्शन करो क्या, जाने दो, कंपोनेंट है ना, ये गलत है शब्द, कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेप्थ। तो हमें पता होना चाहिए कि इनमें क्या रिलेशन है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो बी जो होता है वो बी एच जो होता है वो बी ई कॉस डेल्टा होता है, यानी अर्थ, अगर मैं आपको लिखकर बताऊं, इधर लिख देता हूं, जो संबंध है वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच इक्वल टू पृथ्वी का जो वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र है बी ई कॉस थीटा या कॉस डेल्टा। तो यहां से बी ई के लिए अगर मैं व्यंजक निकालता हूं, एक्सप्रेशन पता करता हूं, देन इट इज बी एच अपॉन कॉस डेल्टा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे आंसर हम बनाएंगे बी एच अपॉन कॉस डेल्टा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैग्नेटिज्म से है 1 नंबर का और डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 17वां, चुंबकन तीव्रता की इकाई है, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज। एक होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एक होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन तीव्रता। तो इसको हम कौन सी इकाई में नापते हैं ये हमें बताना है। तो एम्पियर पर मीटर में इसको नापा जाता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अगर मैं ये सारी क्वांटिटीज आपको याद दिला दूं, तो बी है चुंबकीय क्षेत्र, एच है चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता, और कैपिटल एम या आई से दिखाते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो कि होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण प्रति एकांक आयतन। तो एम तो आप जानते हैं, आइए आपको सिखाया था। तो ऊपर आ गया एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, नीचे आ गया मीटर क्यूब। तो आप देख रहे हैं क्या बच रहा है हमारे पास, एम्पियर प्रति मीटर, तो इट इज एम्पियर पर मीटर। तो करेक्ट आंसर इज सी, ये सही जवाब है। और यूनिट पूछी है, थ्योरी में डालेंगे हम इसको, थ्योरेटिकल है, तो m में एक और जुड़ गया +1। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, चुंबकीय याम्योत्तर है, मैग्नेटिक मेरिडियन इज। मैग्नेटिक मेरिडियन बच्चों एक वर्टिकल प्लेन होता है, इट इज ए वर्टिकल प्लेन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और ये फिर थ्योरेटिकल है। सामान्य समायोजन में, संयोजन भी कहते हैं, समायोजन भी कहते हैं, में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट में एक कम होती है, नियर पॉइंट में ज्यादा होती है। तो सही जवाब है डी बाय एफ। तो रे ऑप्टिक्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन है 1 नंबर का और थियोरिटिकल है, थ्योरेटिकल। क्वेश्चन नंबर 20, सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है। आंख के लेंस की फोकस दूरी पूछी, द फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर होती है बच्चों, 25 सेंटीमीटर, ओके 2 सेंटीमीटर। सामान्य आंख लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, द फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट। होता क्या है बच्चों, हमारी आंख का जो गोलक है, नेत्र गोलक, द बॉल, आई बॉल, इसका साइज है 2.4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर लगभग मानते हैं, तो एग्जैक्ट 2.4 सेंटीमीटर लिखा है किताब में। तो जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, उसको 2.4 सेंटीमीटर दूर फोकस करना है उसको, तो इसकी फोकल लेंथ 2.4 सेंटीमीटर होती है। अब इसमें नियरेस्ट जो आंसर है वो ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, लगभग लगा रखा है। तो ऐसी स्थिति में 25 सेंटीमीटर तो नियर पॉइंट होता है हमारा, वो नहीं है फोकस दूरी। तो सही जवाब हम बनाएंगे बी को, पर इसमें ज्यादा सही होता, ज्यादा अच्छा होता अगर आंसर होता 2.5 या 2.4 सेंटीमीटर, तो हम उसे जवाब बनाते। तो ये थ्योरेटिकल है रे ऑप्टिक्स से। आपको लगता है अगर कोई सा भी क्वेश्चन आप डिस्कस करना चाहते हैं, कोई भी
किसी भी क्वेश्चन में आपको समझने में दिक्कत है या आपको लगता है कि कुछ कंसेप्ट अटक रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फोन नंबर मेरा है 9414448961 व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट फोन करके भी पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। हीरा का क्रांतिक कोण होता है, तो हमें ये रटा हुआ है क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज 24 डिग्री, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपवर्तनांक वो 2.4 है, तो उससे हम लिंक करके इसको याद रखते हैं 24 डिग्री। तो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ऑप्टिक्स से। दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होता है। द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज इन कॉन्टेक्ट इज। अब जब दोनों ही कॉन्वेक्स हैं तो इक्विवेलेंट भी कॉन्वेक्स ही होगा, नहीं तो इनकी शक्ति पर निर्भर करता है। दोनों को हमने कॉन्टेक्ट में रखा है तो इक्विवेलेंट विल बी, तो तुल्यांकी लेंस होगा वो भी कॉन्वेक्स होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ऑप्टिक्स से। प्रकाश तंतु का मूल सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज। ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड होता है TIR पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। थ्योरी में हम इसको पढ़ते हैं, कंसेप्चुअल भी कह सकते हैं इसको और थ्योरेटिकल भी कह सकते हैं। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती है, द लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन फॉर नॉर्मल आई। तो बच्चों ये होती है 25 सेंटीमीटर दूर देखने की न्यूनतम दूरी, यानी इससे पास अगर आप रखेंगे तो आपको धुंधला दिखेगा, कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर हमें रखना होता है। तो ये है 25 सेंटीमीटर और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो बच्चों अब ये है प्रश्न संख्या 25। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी घटना सही है। हाँ नमस्ते सर। तो बच्चों अभी एक नई डिस्कवरी हो गई है। कौन सी डिस्कवरी? अभी मैं आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था और उस ड्यूरेशन में ये फोन बजा, है ना। क्वेश्चन पे अभी वापस आता हूं मैं। तो ये फोन बजा और ये फोन जो है वो जो माउस है मेरे पास जिससे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, मेरे को पॉज करना था रिकॉर्डिंग को, तो ये माउस वो है वायरलेस माउस है। तो फोन जो है इस माउस के पास पड़ा हुआ था और उसकी वजह से जब मैं माउस से पॉज करना चाह रहा था तो मैं नहीं कर पा रहा था, यानी वो सिग्नल डिस्टर्ब हो रहा था इंटरफेरेंस की वजह से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो हैं, तो उनकी वजह से ये ऐसा हो रहा था, यानी दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले सिग्नल बहुत पास हैं अगर तो इंटरफेयर करते ही करते। सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी घटना सही है। तो इंद्रधनुष किसकी वजह से बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ लाइट इज करेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो बच्चों रेनबो जो सात कलर जो होता है वो डिस्पर्शन की वजह से दिखाई देता है आपको, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होने, आपको स्कैटरिंग डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन नहीं है। सात कलर अगर पानी में दिख रहे हैं आपको क्योंकि उस पर तेल की पतली लेयर आ गई है तो वो इंटरफेरेंस के कारण है। साबुन के बुलबुले में दिख रहे हैं तो वो इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण के कारण है। अगर CD DVD में दिख रहे हैं आपको सतरंगा दिख रहा है तो डिफ्रैक्शन के कारण है। तो ये आपको समझना होगा। तो यहाँ डिस्पर्शन की वजह से प्रिज्म में भी और इंद्रधनुष में भी। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम बोलेंगे ऑप्टिक्स से। तो मैं यहाँ जोड़ देता हूं कंसेप्चुअल। नेक्स्ट, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर फॉर विच कलर ऑफ लाइट। तो कौन से रंग के लिए ज्यादा होता है?
तो हमें पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन है। तो रेड कलर जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, वॉयलेट जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। तो सही जवाब है बी, बैंगनी के लिए। और हम चाहें तो इसको थ्योरेटिकल या चाहें तो कंसेप्चुअल, दोनों में से किसी भी कैटेगरी में रख सकते हैं। इसको भी हम कंसेप्चुअल कह सकते हैं। ऑप्टिक्स से क्वेश्चन नेक्स्ट है, विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है तो बच्चों ये होता है लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल। तो ऑड मल्टीपल यानी द पार्ट डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज 2n प्लस 1 टाइम्स लैम्डा बाय 2, विषम गुणक लैम्डा बाय 2 का। तो ये वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी में हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 27 तक हमने कर लिया। 28, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सी घटना पुष्टि करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कंफर्म्स द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट? तो पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण जो है वो इसकी पुष्टि करती है, ध्रुवण या ध्रुवीकरण। तो मैं याद दिला दूं, सीबीएसई में तो इस साल 2021 में सिलेबस में नहीं है, पर ये बिहार बोर्ड में है सिलेबस में, तो आपको तैयार करना है। प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है, इसी से पता चलता है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति है। तो ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है टिक से। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड। तो प्रकाश क्यों मुड़ जाता है अवरोध के किनारों से? डिफ्रैक्शन बोलते हैं बच्चों, इस घटना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन, यानी विवर्तन। विवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है कंसेप्चुअल, सही से बना देता हूँ। नेक्स्ट, चांदी का कार्यफलन होता है, टेबल दी हुई है बच्चों एनसीईआरटी में, तो थियोरेटिकल क्वेश्चन बोलेंगे तो डायरेक्टली आपको याद रखनी होगी। वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर इज, तो कम होता है, ज्यादा होता है, कितना होता है? तो कम होना चाहिए, ज्यादा होता है प्लेटिनम का, तो इसमें सबसे कम तो 2.5 है। अब बेटर ये है कि मैं वो टेबल देख लूं इसके आंसर के लिए। बच्चों यहाँ पर हम इसको ब्रेक करते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है मैं पार्ट 2 में लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसके लिए टेबल देखनी पड़ेगी, मुझे याद नहीं है। हाँ, मैं चाहूँ तो ये कर सकता हूँ कि सीधे गूगल कर सकता हूँ वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर। तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है बच्चों यहाँ पर 4.26, 4.26, 4.26 तो यहाँ पे है नहीं कोई सा भी। ये पॉलीक्रिस्टलाइन सिल्वर के लिए वर्क फंक्शन, बट ऑन सिल्वर क्रिस्टल इट वेरीज फॉर डिफरेंट क्रिस्टल फेसेस। 4.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.74, तो हम ऑप्शन डी को सही बनाएंगे बच्चों, 4.7, ये सही जवाब है। तो चांदी का सिल्वर के लिए ये कहां से आया? ये ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, वहां से आया आउट का क्वेश्चन। और इसको हम रखेंगे थियोरेटिकल, थ्योरी वाली कैटेगरी में, ड्वेल नेचर से थ्योरेटिकल, 1 नंबर का सवाल। प्लांक नियतांक का मान होता है, द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज। तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आपको रटी हुई होनी चाहिए, नहीं तो पेपर में दी जाती है। अब ये सवाल में पूछ लिया है और बात है, बाकी सीबीएसई के तो पेपर में दी जाती है 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकंड, जूल सेकंड, जूल सेकंड 34 वाले। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो थ्योरेटिकल ट्वेल्व नेचर से इक्वल टू एच न्यू में प्लांक का नियतांक कहाँ होता है?
फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है, फोटोन का जो स्थैतिक द्रव्यमान होता है शून्य होता है, डायनामिक मास शून्य नहीं होता। तो उसको कैसे निकालते हैं हम, एच न्यू बाई सी आ जाएगा शायद, चेक कर लेता हूं मैं। और ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये कंसेप्चुअल की कैटेगरी में जाएगा। इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा, मुझे निकालना है मास, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं m निकालना चाह रहा हूं, c से c कैंसिल, एक पावर, तो ये आ गया h अपॉन लैम्डा c। h अपॉन लैम्डा c, h अपॉन c लैम्डा, ये रहा। ठीक, h अपॉन लैम्डा c, बार से चेक कर लेते हैं। ये आएगा, h यहीं पे रहेगा, c नीचे जाएगा, m यहाँ रहेगा, h अपॉन लैम्डा c, करेक्ट। और अगर इक्वल टू एम सी स्क्वायर से मैं निकालता हूं, अगर मैं इक्वल टू एम सी स्क्वायर यूज करता हूं, इक्वल टू एच न्यू लिख देता हूं, एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और अब यहां से m निकालता हूं, तो मुझे मिलता है एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर ऑप्शन में नहीं है। ओके, ये हो गया 33। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन? तो हमें पता है बामर सीरीज विजिबल में है, उसके पहले जो लाइमन सीरीज है वही अल्ट्रा वायलेट में है, बाकी सब तो इंफ्रारेड में है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एटम से, एटम से थ्योरेटिकल क्वेश्चन। रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त नहीं है? कौन सी घटना नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रेडियो एक्टिविटी? न्यूक्लियर फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है, एटॉमिक फिनोमिना, नो, एटॉमिक नहीं है। न्यूक्लियर है तो एटॉमिक कैसे होगा? ठीक है, या तो एटॉमिक होगा या तो न्यूक्लियर होगा। परमाणविक घटना नहीं है, ये तो नाभिकीय स्तर पर घटित होती है, तो न्यूक्लियर लेवल पर ही होती है, एटॉमिक फिनोमिना नहीं है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, बीटा किरणें कहते हैं बच्चों, आपको पता होगा। तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, बीटा रेज आर व्हाट? बीटा रेज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो तेजी से चलने वाला, थ्योरी, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन। तो ये अभी जो हमारा एनालिसिस है बच्चों, ये जारी रहेगा। 35 सवाल हमने कर लिए हैं, कुल मिला के 70 सवाल हैं। तो रिमेनिंग 35 क्वेश्चंस और रिमेनिंग 20 क्वेश्चन का एनालिसिस में लूंगा पार्ट 2 में। सो कीप ट्यून। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि इसी पर आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। अपने छोटे भाई बहनों को बता दें, क्लास 11 का कंटेंट भी है मेरे चैनल पर, और क्लास 10th के लिए मैंने अलग से चैनल बना दिया है, वहां से क्लास 10th के लिए बच्चे फॉलो कर सकते हैं उसको। तो उसका लिंक जिसको चाहिए वो आप मेरे से मांग सकते हैं फोन पर 9414489614। तो मिलते हैं बच्चों सेकंड पार्ट में रिमेनिंग डिस्कशन के साथ। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।